जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी 2 डेज की वर्कशॉप होने जा रही है, बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशंस के हवाले से हम बात करेंगे। तो मेरे साथ हमारे साथ जो है वो डॉक्टर आयशा मौजूद हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक पे जाने से पहले हम एकेडमिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आप किस एकेडमी के थ्रू जो है ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। बेसिकली ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी, जो कि रजिस्टर्ड है मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। तो पोस्टर आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। वेबसाइट, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और आप हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी विजिट कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वर्कशॉप्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए और ऑनलाइन बेसिकली। तो उसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं और हमारी एकेडमी में कौन कौन से डॉक्टर्स हैं। बेसिकली डाइटिशियंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, जनरल सर्जन हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग ना सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इवन के ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डाइटेटिक्स न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है। और हमारे जो एकेडमी के होस्ट हैं वो अली इमरान है, मोहम्मद अली इमरान। आप जो है इनसे भी रब्ता कर सकते हैं लिंक के हवाले से और स्पेशली रजिस्ट्रेशन वगैरह के हवाले से। ठीक है। और ये भी न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ एजुकेशन भी ले रहे हैं। तो ये कुछ हमारे एकेडमिक वॉलंटियर्स हैं जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं, और शेयर बेसिस पे 20% शेयर पे। तो वॉलंटियर्स की हमें हमेशा और भी नीड होती है, एक्टिव वॉलंटियर्स की। तो आप लोग में से भी कोई एज अ एक्टिव वॉलंटियर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है। खैर, अब मैं डॉक्टर आयशा को इनवाइट करूंगी कि प्लीज आप स्टार्ट करें। थैंक्स। Assalamu alaikum, Sahar, and everyone. So, I'm Dr. Aisha Masroor. I'm working as Consultant General and Breast Surgeon at Hyderabad. And today, apart from the carcinomas, आज हमने एक ऐसा टॉपिक चूज किया है जो डेली रूटीन में, डेली ओपीडीज में हमें बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ पेशेंट्स हमारे पास इस जो है डिजीज भी ना कहें, मतलब जस्ट एक कंप्लेंट्स हैं, सिम्टम्स हैं, इनके साथ हमारे पास आती हैं। और कुछ ऐसी कंप्लेन होती है जिससे हमारी फीमेल्स जो है बहुत डर जाती हैं। तो इसी हवाले को मद्देनजर रखते हुए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया कि आज हम बिनाइन ब्रेस्ट कंडीशंस पे बात करेंगे। दो द ब्रेस्ट कार्सिनोमा की अवेयरनेस हमारे पास इतनी बढ़ गई है कि आजकल अच्छी बात है ये कि अवेयरनेस बढ़ गई है, और थोड़ी सी कंप्लेंट के साथ भी पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में प्रेजेंट हो जाते हैं विद अ वेरी माइनर कंप्लेंट। फिर भले वो कार्सिनोमा की तरफ ना जाए, पर पेशेंट फिर भी कंसर्न होते हैं कि भाई लेट्स गेट चेकअप आर कंसल्टेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर डॉक्टर लाइक अ ब्रेस्ट सर्जन और जनरल सर्जन। सो स्टार्टिंग अवर टॉपिक विद द एनाटमी ऑफ द ब्रेस्ट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जनरली आपको रफ एक ओवरव्यू दूंगी ताकि आप आगे चल के डिजीजेस को प्रॉपरली समझ सकें। सो द ब्रेस्ट इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेस्ट एंड एक्जिला, हम उसको एक साथ ही ट्रीट करते हैं। ठीक है। ब्रेस्ट में हमारे पास एक्सटर्नली हम देखें तो निपल एरुला कॉम्प्लेक्स है, स्किन है। इंटरनली अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रेस्ट पैरेन्कामा है जो फैटी टिश्यूज की तरह है। उसमें अंदर फिर कुछ लोब्यूल्स हैं जो लोब्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन डक्ट्स हैं जो ओपन होती हैं एट द निपल। एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज इट्स ओन फंक्शन। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज ऐसे नहीं बनाई कि जिसका कोई फंक्शन ना हो। और ब्रेस्ट रेस्ट करता है, मतलब एक चीज पे वो ठहरा हुआ है, जिसको हम कहते हैं चेस्ट वॉल। इट कंसिस्ट ऑफ रिब्स एंड मसल्स। नेक्स्ट प्लीज। सो लाइकवाइज इन एवरी ऑर्गन, तकरीबन हर ऑर्गन में उम्र के साथ कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है। तो ब्रेस्ट भी इज लाइक दिस, बट यहाँ पे चेंजेस जो है डे बाय डे, हार्मोनल इफेक्ट्स, एज इफेक्ट्स, बहुत चेंजेस आती हैं। और जब चेंजेस किसी भी जगह पे आती है ना, तो वो कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो जरूर करती हैं। सो द फीमेल ब्रेस्ट विल गो थ्रू वेरियस नॉर्मल चेंजेस ओवर द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम। यहाँ पे नॉर्मल वर्ड ऐड करने का मकसद ये था कि वी शुडंट बी वरीड अबाउट कि मतलब ये जो चेंजेस है ना ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। नहीं, दीज आर आर नॉर्मल। हमें समझना है इनको। ठीक है। कि हम इनको ब्रेस्ट कार्सिनोमा के सिम्टम से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मेनी ऑफ दीज चेंजेस आर ड्राइवन बाय द हार्मोन्स।
Usually we know it very well. They can be related to the menstrual cycle, pregnancy, a normal aging process. And after aging process क्या होता है कि मेनोपास हो जाता है, अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं कहना चाहिए, मतलब हार्मोनल चेंजेस की वजह से most breast changes are not cancer. This is the very important point जो हमें समझनी है. Normal breast changes throughout the life. Next, please. Some changes occur during pregnancy. हमारी breast जो है during pregnancy, the breast go through different changes in preparation for breastfeeding. After birth, the areola around the nipple will grow larger and become darker. क्यों होता है? क्योंकि हमें जो ये बॉडी है हमारी वो लैक्टेशन के लिए तैयार कर रही है ब्रेस्ट को. And the lobules of the breast increase in size and number. They also begin to produce milk so a mother can breastfeed her baby. The body will produce additional estrogen and progesterone, which triggers further growth and development of the breast to prepare mother for the breastfeeding. These are both our main hormones जो हमारी बॉडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी ब्रेस्ट को जो है ग्रो करते हैं और उन पे मल्टीपल इफेक्ट्स लेके आते हैं. नेक्स्ट प्लीज. So there is some hormonal changes on the breast जिसको हम ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि during puberty हार्मोन प्रोड्यूस बाय ओवरी सच एस्ट्रोजन. जैसे ही मिनार्की वाली एज आती है एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, causes growth and development of breast. After puberty hormones progesterone and estrogen will change throughout a woman's monthly menstrual cycle. जैसे फॉलिकुलर फेज में थोड़ा सा एस्ट्रोजन ऊपर आता है तो ओव्यूलेशन में वो बिल्कुल पीक पे आ जाता है एंड देन इट गोज डाउन अगेन थ्रू मेंस्ट्रुएशन फेज. और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अगेन प्रोजेस्ट्रोन पीक पे आ जाता है. सो this may cause women to have swollen or tender breast at different times of month. ये जो हम इसको लेबल करते हैं एज अ साइक्लिकल मेस्टल्जिया, मतलब पीरियड्स के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, मतलब लाइकवाइज के 2 दिन 3 दिन अभी हैं साइकिल को आने में और उस टाइम पे फीमेल्स को बहुत सिवियर मेस्टल्जिया होता है, ब्रेस्ट पेन होता है, टेंडरनेस होती है, स्वेलिंग होती है. और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है दैट changes slowly regress. These are hormone dependent. Around the time of menopause, जैसे perimenopause है, the ovaries stop produce female hormone including estrogen, and without estrogen the breast tissue decreases in size. यही बात है जो हमारी ओल्ड एज फीमेल्स की ब्रेस्ट की जो साइज है वो डिक्रीज होती रहती है. नेक्स्ट प्लीज. सो we have many benign breast conditions. benign हम उनको कहते हैं जो कार्सिनोमा वाली ना हो, मैलिग्नेंट ना हो ना. ब्रेस्ट की कंडीशंस को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट में कैंसर आ जाता है, बिनाइन में ऑल अदर रेस्ट ऑफ कंडीशंस आ जाती हैं. जैसे थोड़ा सा ओवरव्यू इसमें है. एप्सिस है, एप्सिस मतलब पस पस भर जाता है कहीं पे. फाइब्रोडिनोमा है, ये एक सॉलिड लम्प टाइप होता है जिसको फर्म टू सॉलिड होता है बट इट इज माउसी एंड इट इज वेरी मोबाइल वन. सिस्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चेंजेस आती हैं उसमें कहीं भी ये सिस्ट बन सकती है. फ्लूइड होता है इसमें और अगर ये पल्पेशन पे या अल्ट्रासाउंड गाइडेड हमें नजर आ जाती है तो हम इसमें से फ्लूइड निकाल देते हैं. फाइब्रोएडिनोमेटोसिस, दिस इज अ अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रोएडिनोमा एंड द ट्यूमर. ट्यूमर यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि ट्यूमर जो है ना वो बिनाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो मैलिग्नेंट नहीं भी हो सकते. नेक्स्ट प्लीज. सो ऊपर वाले तो हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं, फाइब्रोसिस्टिक डिजीजेस एंड चेंजेस. इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में क्या है हमारे पास, फैट नेक्रोसिस है एंड मेस्टाइटिस है. मेस्टाइटिस इज द इन्फ्लामेशन जो ब्लॉक डक्ट्स में हो जाती है और दिस इज वेरी कॉमन एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन. ये क्रैक निपल की वजह से होता है और प्राइमरी जो मदर्स होती हैं जिनके फर्स्ट बेबीज होते हैं उनकी निपल क्रैकिंग की वजह से इन्फ्लामेशन और ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है. नेक्स्ट प्लीज. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट सिस्ट,
These are up to quarter of breast lumps are fluid filled. एक पानी की समझो कि एक सेक है, एक सिस्ट है. ब्रेस्ट सिस्ट कैन बी टेंडर एंड लंपी. लंपी फील होता है पेशेंट को, कभी कभी दर्द होता है, यहाँ जब हम हाथ लगाते हैं तो दर्द होता है, बट इट इज नॉट अ कैंसरस, या इट कांट प्रोड्यूस एनी further chances of cancer. Cysts often go away without treatment. Likewise, जैसे ही हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं और फिर हमें इसको एस्पायरेट करना पड़ता है. अनदर कंडीशन जो कि यंग गर्ल्स में बहुत कॉमन है, फाइब्रोडिनोमा. ये एक सॉलिड ब्रेस्ट लम्प्स होते हैं और दिस इज वेरी कॉमन फ्रॉम द एज ऑफ 15 ईयर्स टू 35 ईयर्स. फाइब्रोडिनोमास डोंट इंक्रीज द चांसेस ऑफ द कार्सिनोमा, बट जब ये बड़े हो जाते हैं या पेशेंट को पेन करवाते हैं या फिर ब्रेस्ट असिमेट्री करवाते हैं तो हम फिर इनको निकलवा देते हैं, क्योंकि इनका कोई भी मेडिकेशन के तहत जो है ना इसको हम कम नहीं कर सकते. हाँ, पर इनकी रिकरेंस को हम कुछ मेडिसिन के थ्रू कम कर सकते हैं. Another is fibrocystic breast changes. These changes usually occur during the menstrual cycles and phases. Fluctuating hormone level can make breast feel lumpy, dense, and tense, especially right before the menstruation. Women aged from 30 to 50 years are more likely experience these conditions, and ये ऑटोमेटिकली जो है ना रिजॉल्व हो जाती है, सेल्फ रिजॉल्विंग स्टेट है. नेक्स्ट प्लीज. हाइपरप्लेजिया. हाइपरप्लेजिया इज वर्ड से ही आपको अंदाजा हो रहा है, इज ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट लाइन द मेमोरी डक्ट्स आर ग्लैंड. और कंडीशन कॉल्ड द यूरियल हाइपरप्लेजिया. इसका कैंसर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, बट अगर यहाँ पे अटिपिकल हाइपरप्लेजिया आ जाता है ना तो इट कैन प्रोन टू कार्सिनोमा, और अटिपिकल हाइपरप्लेजिया को हमें निकालना है. ठीक है. इंट्राडक्टल पेपिलोमा. दीज आर स्मॉल वॉट्स लाइक ग्रोथ जो कि डक्ट्स के अंदर साइड पे होती हैं. ठीक है. और ये भी अफेक्ट करती हैं फीमेल को 30 to 50 ईयर्स में. इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है विद द लम्प और अलोंग विद दैट एक निपल डिस्चार्ज के साथ. और इसमें जो है ना हम इनको यूजुअली रिमूव कर देते हैं क्योंकि देयर आर सम चांसेस ऑफ कार्सिनोमा, तो थोड़ा रिस्क होता है पेशेंट को, तो हम इसको रिमूव करके बायोप्सी करवा लेते हैं, और जैसे ही रिमूव कर लेंगे तो चांसेस ऑफ कार्सिनोमा विल बी रिड्यूस्ड. नेक्स्ट प्लीज. Another condition is the mammary duct ectasia. अब इसमें क्या होता है कि जो इनसाइड डक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं पे ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होती है, फिर अगेन वो डायलिटेशन होती है, एंड देन पेशेंट प्रेजेंट हमारे पास निपल डिस्चार्ज के साथ करता है, स्वेलिंग के साथ करता है, और ये कंडीशन हमारी एंटीबायोटिक के थ्रू रिजॉल्व हो जाती है, और इसके साथ साथ हम इनको हॉट स्पंजिंग पे भी रख सकते हैं. ठीक है. एंड अनदर इज अ ट्रॉमेटिक फेट नेक्रोसिस. इसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रॉमा टू द ब्रेस्ट आर सर्जरी ये समटाइम फेट की नेक्रोसिस करवा देता है, और जब फेट नेक्रोसिस हो जाती है इट विल आल्सो बिहेव लाइक अ लम्प, बट इट इज नॉन कैंसरस वन. नेक्स्ट प्लीज. अनदर कंडीशन इज फाइलोइडिस. पिक्चर आप देख सकते हैं. इट इज वेरी रैपिड ग्रोइंग ट्यूमर. इसको हम ट्यूमर ही कहते हैं, और देन फिर इसकी क्लासिफिकेशन है जो मैं आगे डिस्क्राइब करवाऊंगी आपको. एंड these tumors are rare but often diagnosed in women in their 40s and 50s. ठीक है. खैर ये तो हमने अर्ली एज में भी बहुत देखे हैं, और जितना अर्ली ये चीजें होती हैं ना उतना ही they are more aggressive. These fibroepithelial tumors have leaf-like lobulations pattern with stromal proliferation. Actually फाइलॉइडीज जो है वो आई थिंक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है लीफ लाइक अपीयरेंस. ठीक है. इसमें ये होता है कि रैपिडली ग्रो करता है ट्यूमर, एंड जब एक चीज रैपिडली ग्रो करती है ना तो वो स्किन को स्ट्रेच करती है, वेन्स को डायलेट करती है. ठीक है. और उसके अलावा अ, अगर ये जो है जब हम निकालते हैं इसको, या बिफोर निकालने से पहले समटाइम एफएनएसी पे आ जाता है, या ट्रूकट बायोप्सी जो हम परफॉर्म करते हैं ब्रेस्ट में उस पे आ जाता है. इसकी क्लासिफिकेशन को हम फिर उस हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं और हम मैनेज करते हैं. इट कुड बी बिनाइन, बॉर्डर लाइन और मैलिग्नेंट. तो बिनाइन में तो जस्ट इन्यूक्लेशन कर ली हमने तो दैट इज मोर देन इनफ.
बट बॉर्डरलाइन और मैलिग्नेंट में मतलब इन्यूक्लेशन के साथ साथ हमें फिर रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, फाइलोइडीज में भी अगर आपका थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है या कहीं, तो वहां पे भी रिकरेंस के चांसेस होते हैं। रेडियोथेरेपी देने का मकसद ही यही है। This is a condition that occurs usually in males. This is a physiological in prepubertal and older males when estrogen to testosterone ratios are naturally higher. मतलब कोई ना कोई चेंजेस हार्मोन्स में जरूर आती है जब ये कंडीशन हमें जाहिर होती है। हाउएवर पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में फिर कुछ ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से ये डिजीज डेवलप होती है, जैसे कि सिरोसिस, मतलब लिवर जो है आपका वो हेपेटाइटिस सी या बी के बाद सिरोसिस में जाता है, मतलब नोडुलर एक स्टेट होती है। हाइपोगोनेडिज्म, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, गायनेकोमेस्टिया कैन आल्सो बी काज्ड बाय सम मेडिकेशन जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन। दिस इज अ डायूरेटिक ड्रग। तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ गायनेकोमेस्टिया, और ये बायलेटरल वन है जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। नहीं, इससे पहले एक स्लाइड होगी। ओके, नेक्स्ट प्लीज। So, apart from these all conditions, we have another one condition जिसको हम benign में भी रखते हैं और malignancy में भी रखते हैं, ठीक है। That is a nipple discharge। और different color के discharge का different मतलब है हमारे पास। The red one is very dangerous one, वो carcinoma में आता है। Otherwise, all three जो है हमारे पास, जैसे white cloudy, तो ये एक physiological breastfeeding का response है। प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, उसमें भी होता है। हाइपोथायराइडिज्म में होता है और गैलेक्टोरिया में भी हो सकता है। अनदर वन जो येलो है वो हार्मोनल फ्लक्चुएशन में या फिर इन्फेक्शन में। ग्रीन वन जो है, या ग्रीन हो या ब्राउन और ब्लैक, दैट इज इन डक्ट इक्टेजिया, इंट्राडक्टर पेपिलोमा। अब इक्टेजिया क्या था? जब डक्ट्स डायलेट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट। सो a little bit we will talk about the breast cancer awareness as well, क्योंकि जितनी अवेयरनेस हम आगे पहुंचा सके फॉर दिस डिजीज हमें पहुंचानी चाहिए। एज 1 in 8 वुमेन कैन फेस दिस डिजीज। सो जैसे आज हम यहाँ पे हैं जूम पे, तकरीबन हम 14-15 पार्टिसिपेंट्स हैं। जितनी भी हम फीमेल्स यहाँ पे हैं, 10 या 11 जो भी हैं, हम में से भी एक बंदा सफर कर सकता है इस डिजीज को। दिस शोज हाउ कॉमन दिस डिजीज इज। इस डिजीज ने कितना हमारी पॉपुलेशन में अपना एक स्पेस बना लिया है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। So the 10-year survival rate is 95% if cancer detected by mammogram, and 85% if lump is the first sign। मतलब lump is first time, मतलब first sign मतलब कि आपने खुद डिटेक्ट किया है कि आपको lump है, उसके बाद आप मेमो के लिए गए हो या अल्ट्रासाउंड के लिए गए हो, ठीक है। कैंसर इज डिटेक्टेड बाय मेमोग्राम का मतलब ये है कि कैंसर जब लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है तो मेमोग्राम उसको, तकरीबन सॉरी 1 सेंटीमीटर, तो मेमोग्राम उसको पिक कर लेता है। तो अगर उस कंडीशन वाला कैंसर है जो आपको हाथ पे नहीं लग रहा, आपको पता नहीं है, मेमोग्राम पे मिल रहा है, वो मिल जाए तो 95% सर्वाइवल बहुत अच्छा है। और वो तब मिलेगा जब हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रूटीनली परफॉर्म होंगे और हम अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के मेमोग्राम के लिए जाएंगे। अदरवाइज जो हमें कैंसर हाथ पे मिलता है और उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं तो इट विल डिक्रीज 10% सर्वाइवल चांसेस मोर। सो 34% लेस चांस ऑफ डाइंग सिंस फ्री screening started। but ये free screening unfortunately we don't have in our setups। हमारे पास फिर भी थोड़ा बहुत चार्जेस किए जाते हैं। 30% of eligible women not in free screening, that is a true data। next please। So the symptoms of breast carcinoma are lump, swelling in the breast, nipple discharge, breast skin changes, जो हम उनको कहते हैं पार्डी ऑरेंज अपीयरेंस,
या कभी थिकनेस होती है, एडिमा हो जाती है, पेन इन द ब्रेस्ट जो कि बहुत लेट साइन ही होता है, पेन यूजुअली कार्सिनोमास आर पेनलेस, एंड रेडनेस ऑफ द ब्रेस्ट। सो दीज आर द सिम्टम्स जो हमें डिफ्रेंशिएट करने हैं और जिनको हमें कार्सिनोमा के साथ भी डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट प्लीज। सो अवेयरनेस देने का मकसद ये था कि हाउ वी कैम टू नो दैट दिस पेशेंट इज हैविंग कार्सिनोमा, और अर्ली डिटेक्शन कैसे की जाए। अर्ली डिटेक्शन तब होगी जब हमारे पास स्क्रीनिंग प्रॉपरली होगी, और स्क्रीनिंग के लिए वी नीड, पहले तो स्क्रीनिंग हमसे घर से शुरू होनी करनी है, ठीक है, जो हमें खुद ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। हर मंथ में आफ्टर आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें एक दिन मुकर्रर करना है, एंड वी हैव टू check our both breasts at that time. And after that, clinical breast examination that can be done from a senior surgeon or a breast surgeon. After that, we must go for a mammogram. बट मेमोग्राम के लिए आप फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते, तो मेमोग्राम की कुछ इंडिकेशन है और कुछ लिमिटेशंस है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। एंड देन वी कैन गो फॉर द अल्ट्रासाउंड एंड MRI इन हाई रिस्क और सस्पिशियस पेशेंट्स। नेक्स्ट प्लीज। So today all it is done from my side. आपके सारे क्वेश्चंस जो है ग्रुप में इंशाल्लाह उनको आंसर करेंगे। Hope you enjoyed this lecture and you have gained the more knowledge as well. जी, Thank you. थैंक्स डॉक्टर आयशा फॉर प्रीशियस टाइम और अ वंडरफुल सेशन। होप सो के आप बाकी सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। कल जो है इंशाल्लाह 2 डेज की हमारी वर्कशॉप है ना, तो कल मैं और एक और हमारी साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर मरियम, ठीक है, तो वो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर आयशा से जो भी आपके क्वेश्चनिंग है तो वो इंशाल्लाह आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कर लीजिएगा, और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और जो हमारे पास हमारे साथ जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह हम लोग लाइक वर्किंग डेज में जो है उनको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, क्योंकि अभी मीटिंग एंड नहीं हुई, अभी 40 मिनट्स कंप्लीट नहीं हुए। यहाँ किसी ने करना है कर लें, ग्रुप में भी मैं लिंक ओपन कर दूंगी, अभी प्राइवेसी ना ऑन कर दूंगी, तो वहां कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। मैम, मेरा क्वेश्चन था कि ये वर्कशॉप एनेस्थीसिया टॉपिक पर हो सकता है, क्योंकि मैं एनेस्थीसिया आईसीयू टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आई थिंक सो आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। हमारी एकेडमी जो सर्विसेज दे रही है ना, वो हम लोग दे रहे हैं साइकोलॉजी की, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारी जनरल सर्जन है जैसे डॉक्टर आयशा, उसके अलावा हमारे साथ MBBS डॉक्टर हैं, उसके अलावा हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं और डाइटिशियंस हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया के सच हमारे पास कोई लेक्चरर नहीं है, लेकिन होप्स हो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस तरह की कोई वर्कशॉप कंडक्ट करें। शहर थैंक्स। में शहर में कुछ ऐड करना चाहूंगी इसमें। जी जी, यस। सॉरी, मैं नाम नहीं पूछ सकी जिन्होंने ये क्वेश्चन रेस किया है। मैं उनको ये कहूंगी कि आप टॉपिक सजेस्ट करें जिन पे आप चाहते हैं कि हम लेक्चर कंडक्ट करवाएं, तो इंशाल्लाह वी विल सर्च अ गुड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, या फिर कोई ICU का बंदा का, या कोई स्पेशलाइज ICU डॉक्टर जो हमें प्रॉपरली उन टॉपिक्स पे क्लासेस दे सके। थैंक यू मैम। माय नेम इज इनामुल्लाह मेमन, आई एम फ्रॉम हाला न्यू। मैम, आपके साथ जुड़कर खुशी हुई। जैसा कि टॉपिक अगर एनेस्थीसिया आईसीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसा कि मेन टॉपिक हम ले लें कि आजकल लोगों को CPR की जो अवेयरनेस है उसकी ज़रूरत है, कि सबको यानी नॉन मेडिकल पर्सन को भी मालूम होना चाहिए कि CPR कैसे परफॉर्म की जाती है। और इसके अलावा वेंटिलेटर पर भी हो सकता है, GCS पर भी हो सकता है, रिचमेंट एंड एजिटेशन सेडेशन स्कोर पर भी हो सकता है। बहुत सारे टॉपिक हैं मैम। इंशाल्लाह इनामुल्लाह, वेरी वेल, वेरी गुड। आपने CPR वाला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन रेस किया है। ये हमारे माइंड में भी बात नहीं थी, और ये अवेयरनेस हमें हर हर बंदे को देनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं सर के साथ कंसर्न करके इस पे नेक्स्ट लेक्चर हम अरेंज करवाएंगे इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह हम होप सो कि जज़ाकमुल्लाह। जून में लाजमी करवाएंगे इंशाल्लाह। आप एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे
तो हमारे साथ जो होस्ट है ना उन्होंने नंबर शेयर किया है मेरा, ठीक है, तो आप वहां पे ना मुझे टॉपिक्स के नेम सेंड कर दीजिएगा, ये जो भी आपने बताए हैं अभी, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक जज़ाकमुल्लाह खैरन। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। आई थिंक सो ओवर करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है ठीक इसी टाइम पे, कल भी होगा, ठीक है, 2 डेज की वर्कशॉप है हमारी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।